हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इफेक्टिवली हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें रिवीजन को कैसे करें। ठीक है, जेईई मेंस 2024 के लिए मैथ्स का रिवीजन हम कैसे करें जिससे हम अच्छा से स्कोर कर पाए। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आवर कैपेबिलिटी, हर बच्चे की कैपेबिलिटी तो सेम नहीं है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हर बच्चा अपना बेस्ट कैसे दे पाए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप करके मत देखना। पूरा वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक जो भी बताया जा रहा है वीडियो में उसको देखो, उसको फॉलो करो, और डेफिनेटली तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेंस 2024। मैं यहां पर स्पेशली मैथ्स सेक्शन की बात करने वाला हूं। ठीक है, वी विल मेनली डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स सेक्शन। अब देखो मैथ्स हमारा ब्रॉडली, ठीक है, कुछ चैप्टर्स, कुछ जो उसके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलजेब्रा, फिर दूसरा जो बड़ा टॉपिक है वो है कैलकुलस, तीसरा जो बड़ा सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चौथा जो एक सेक्शन है वेक्टर 3D, और पांचवा तुम रख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब पे डिस्कस करेंगे। अगर तुम ओवरऑल वेटेज देखोगे तो एल्जेब्रा सेक्शन का जो वेटेज है जेईई मेंस में, ठीक है, नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। कैलकुलस से भी 8 क्वेश्चंस के अबाउट आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चंस के अबाउट आते हैं। वेक्टर 3D में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में वही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है, टोटल 25 क्वेश्चंस रहता है अपने पास। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स का नाम लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, वो अपने टाइम पे नेग्लेक्ट करता गया, वो 11th बर्बाद है, वैसा वाला बच्चा है। ठीक, तो वो कैसे अप्रोच करेगा इस रिवीजन प्रोग्राम को, वो कैसे रिवीजन कर सकता है इफेक्टिवली। तो देखो, वैसे तो चैप्टर सब के सब बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन जो जेई मेंस का एक्चुअल वेटेज वाला एरिया है वो पूरा नहीं होता है। तुमको सबसे पहले वो टॉपिक्स को पकड़ना है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है जेई मेंस के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स का नाम लिखूंगा यहाँ पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना तुम करके चले गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले चलो कैलकुलस कैलकुलस से शुरुआत करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक दो चीज बता दूं, जेई मेंस का ये कोई बताने की बात नहीं है कि सबसे टफ सेक्शन मैथ्स आता है। आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैथमेटिक्स सेक्शन इज टफेस्ट ऑफ ऑल। टफेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें पेपर लेंदी आता है। ठीक है, मतलब मैथ्स अकेला तुम्हारा 1 डेढ़ घंटा ले जाएगा अगर तुम उसमें फुल डेडिकेशन से सॉल्व करने जाओगे। तो उसमें जो है 1 डेढ़ घंटा, मतलब तुम समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, बाकी मतलब 1.5 घंटे में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है। तो मैथ्स अटेम्प्ट करना सही से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम गलत मेथड लगाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बताते हैं ना, मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ कि कैसा गया एग्जाम, तो सर मैथ बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था, बहुत टाइम लग रहा था। तो देखो सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते। ठीक है, लेंदी हमें लगते हैं वो इसलिए क्योंकि उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का हमारे पास अच्छा मेथड नहीं है। एक होता है ना आम जिंदगी, और एक होता है मेंटोस जिंदगी।
तो हम उस प्रॉब्लम में बेसिकली आम जिंदगी वाले सॉल्यूशंस लगा रहे होते हैं, है ना। मेंटोस जिंदगी वाले सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, खास करके वैसे तो दोनों के लिए जरूरी है, मेंस और एडवांस दोनों के लिए, बट मेंस में लगाना टॉप प्रायोरिटी हो जाता है। उसका कारण ये है, अगर तुम आम जिंदगी वाले सॉल्यूशन लगाओगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारा बहुत लेंदी होगा, फिर तुमसे पता पड़ा कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा लग गया पूरे मैथमेटिक्स सेक्शन में, तो वो काम तुम्हें नहीं करना है, ठीक। तो वहां पे आपके टीचर का बहुत बड़ा रोल आता है कि आपने जिन सर से पढ़ाई की है, जिन सर से आपने कोचिंग ली है, ठीक है, उन्होंने आपको कैसा सॉल्यूशन सिखाया है। मतलब होता है ना कि ये सब कुछ तो टीचर पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स। अब मान लो कि आपके टीचर ने ही आपको सारे सॉल्यूशन आम जिंदगी वाले बता दिए, तो तुम कहां से एग्जाम में मेंटल सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसमें कई बार टीचर का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है कि कैसा उन्होंने आपको पढ़ाया है। चलो मान लिया सर ने अच्छे से पढ़ाया है सब कुछ, मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि तुमने ऐसे टीचर से पढ़ाई की है जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से सारा मेथड वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल वेज से कैसे अप्रोच करते हैं वो भी आपको बताया गया है, जहां तक पॉसिबल है। तो मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कमजोर वाले बच्चे पे भी आऊंगा, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं उनको क्या करना है मैं उस पर भी आऊंगा, बट अभी मैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी बात पहले कर लेता हूँ, चलो। तो ये जो मैं अब लिखने वाला हूं ये सबके लिए, चाहे तुम अच्छे से पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, ये चैप्टर्स तुमको करना है। अभी जो लिख रहा हूं, जैसे कैलकुलस में आपके लिए जो मैं डिफरेंट सेक्शंस को लिख देता हूं वेटेज के साथ, उसका एक सेक्शन है एलसीडी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। यहां से आपके 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब वो 2 क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, एक लिमिट का आ जाए एक डिफरेंशिएबिलिटी का आ जाए, या दोनों ही डिफरेंशिएबिलिटी का आ जाए, उसी क्वेश्चन में लिमिट की यूज कर लिया, कुछ भी करके एलसीडी से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा। ये चैप्टर मस्ट है, सबको करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो उसमें भी किसी बच्चे के पास बहुत ही कम टाइम है कि नहीं सर हमारे पास तो उतना भी टाइम नहीं है कि हम तीनों करें, तो उस केस में ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप आ जाओ एओडी में, ठीक है। एओडी से यूजुअली हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एक भी आता है, ठीक है। तो एओडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये आपको कर लेना है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपको एओडी में इसको देना है। अब इस बार से क्या हुआ है, इस बार से उसने एओडी में क्या किया है कि रॉल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम हटा दिया, ठीक है, और टेंजेंट नॉर्मल भी हटा दिया। तो उसलिए उस वजह से हम लोग सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। अब एक चीज समझना, मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि तुम रॉल्स थ्योरम एलएनबीटी और टेंजेंट नॉर्मल पूरा ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें फिर एडवांस भी देना है, तो तुम्हें पढ़ना वो भी है, बट प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हें ये पहले करना है एज फार एज मेंस इज कंसर्न, ठीक है। एलसीडी एओडी हो गया। अब कुछ बच्चे को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टफ लगता है, उसको भी साइड रखो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला चैप्टर तुम्हें प्रायोरिटी बेसिस पे करना है वो है एरिया अंडर कर्व। इससे एक क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा, और उसका अगला जो प्रायोरिटी बेसिस वाला चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से भी एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा। तो तुम देखो, 2 2 4 5 6 क्वेश्चन, जो टोटल 8 क्वेश्चन आता है, उसमें से 6 क्वेश्चन तुम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे ये तो सबको करना है, और ये चैप्टर्स यूजुअली इजी हैं। अब एक चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हालांकि एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन इसमें ज्यादा करना पड़ता है। तो जो बच्चों अच्छे से नहीं पढ़े हैं, मान लो मतलब उनकी पढ़ाई उस ढंग की नहीं हुई है, तो वो इस चैप्टर को लास्ट के लिए रख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, और इनफैक्ट एडवांस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये जितना भी लिखा हुआ है उसमें इसका रोल सबसे पहला आएगा, इसका और एलसीडी का, क्योंकि एडवांस में डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, एलसीडी,
ये तीनों बहुत मेजर सेक्शंस हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं तो इसको हमने लास्ट में यहाँ पे रखा है। एनीवेज आप इतना भी कर लें फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ। अब चलो इससे पहले मैं इधर की बात कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके टॉपिक्स हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और पूरे टॉपिक से 4 क्वेश्चन आता है। आपका जो सबसे पहला वेटेज होगा वो ये 3 चैप्टर होगा, जिनको हम कोनिक सेक्शंस बुलाते हैं। ठीक है, कई बार तो आपके यहां से ही 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 तो आएगा ही, कई बार 3 यहां से आ जाता है। तो आपको सबसे पहले जो रिवीजन करना है, जिस चैप्टर की रिवीजन सबसे पहले करनी है, वो है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसको जितने अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। और रही बात स्ट्रेट लाइन, सर्कल की, तो इन दोनों को कई बार मिक्स करके, ऑफ कोर्स इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस सर्कल को देना है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन तो जब तुम ये तीनों चैप्टर करोगे तो बिना स्ट्रेट लाइन के तो होगा ही। स्ट्रेट लाइन तो तुमको वैसे भी रिवीजन में रखना ही पड़ेगा। तो पहले ये तीनों, फिर उसके बाद सर्कल, फिर स्ट्रेट लाइन। टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से? 4 क्वेश्चन। वेक्टर 3D में आ जाओ, इसमें वेक्टर है और 3D, तो इसमें 3D में आपका स्ट्रेट लाइन होता है और 3D में आपका प्लेन होता है, ये जो सिलेबस में था आपके। ठीक है, अब की बार से क्या किया है मेंस वाले ने, प्लेन्स को उड़ा दिया है। तो अगेन मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता कि आप प्लेन्स ना पढ़ो। देखो प्लेन्स आपको एडवांस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, एडवांस में पूरा प्लेन आएगा और वहां पर भी इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, ये तो पढ़ना ही है, प्लेन भी पढ़ के जाओ। अगेन हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देंगे फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसा नहीं कि प्लेन में हमें कुछ भी नहीं आता। प्लेन भी पढ़ के तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मेंस का कोई ठिकाना होता नहीं, क्या पता वो पूछ दे कुछ क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, तो यहाँ आपके इस चैप्टर के हाथ में इस चैप्टर के हाथ में 3 से 4 क्वेश्चन हैं भाई। मैंने तो कई सारे पेपर्स में 4 क्वेश्चन भी आता हुआ देखा है, मिनिमम 3 तो आता ही। ठीक है, ट्रिगो पे अभी बाद में आएंगे। नाउ लेट्स कम टू एलजेब्रा। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंस देना है जिन चैप्टर्स को एलजेब्रा में, सबसे इंपॉर्टेंस आपको देना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को। यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, अब ध्यान देना। ठीक है, डिटर्मिनेंट में उसने क्या किया है मेंस वाले ने, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इस बार वो बोल रहा है कि नहीं आएगा। ठीक, तो डिटर्मिनेंट में उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बच जाता है। कौन कौन से टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। क्रैमर्स रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैमर्स रूल से फेवरेट टॉपिक है मेंस का भी, एडवांस का भी। क्रैमर्स रूल मतलब कौन सा, वो जो आप पढ़ते हो ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसकी बात हो रही है। मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट एंड इनवर्स। यही वो 2 टॉपिक्स हैं जिससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपोज, है ना, फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब भी इंपॉर्टेंट देंगे, बट सबसे ज्यादा एडजॉइंट इनवर्स से पूछा जाता है। तो देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के पास 2 क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये तो सबको करना चाहिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज फॉर एवरीबॉडी, बिना छोड़े तुम, मतलब इसको छोड़ दिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो अलजेब्रा में, अब अलजेब्रा में क्या है कि मार्क्स उसमें क्या होता है, एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड उतना नहीं होता है। अब आपको जो करना चाहिए, एक तो स्टैटिस्टिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा सबका, सबको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अब क्या क्या बच गया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। तो चलो पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन पीएनसी का आएगा, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आएगा। अब कुछ बच्चे बहुत डरते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, बट बिलीव मी,
कई बार ऐसा हुआ है जेई मेंस में कि पीएनसी में तुम्हें कोई भी हाई फाई फंडे नहीं आते, तुम्हें बस बेसिक चीजें आती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में जब कुछ रिपीटिशन होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरह के होते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। टाइम मेथड क्या होता है, गैप मेथड क्या होता है, बाइजेक्शन रूल क्या होता है, इतना भी अगर आपको आता है ना, तो देयर इज अ फेयर चांस कि मेंस का क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि पूरा चैप्टर छोड़ दूं, तो एक बार मेरे कहने पे इतना करके तुम जाओ एग्जाम में, बाकी हाई फाई फंडे छोड़ दो। ठीक है, पीएनसी की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी में ऑफ कोर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, है ना, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यही तीनों टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर करें। ठीक, इसके बाद बात करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। अगर बहुत टफ लग रहा है तुम्हें, टफ लग रहा है तो छोड़ दो बाइनोमियल थ्योरम, कोई बात नहीं। उसके बाद बचता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लोकस बेस्ड प्रॉब्लम, कि ये इक्वेशन कौन से लोकस को रिप्रेजेंट करता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा नॉर्मल जो यूजुअली जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान के सॉल्व होता है, उस टाइप के प्रॉब्लम वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इन सब की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, और वैसे तो पहले हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग भी होता था, बट अभी वो हटा दिया है, तो तुम इसको लास्ट में रखोगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले इसको एक बार रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मेंस का कोई भरोसा तो है, मेंस में कुछ भी कर सकता है वो, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, देख के तो इसको भी जाना है। ठीक, ये हो गया। और कौन सा टॉपिक रह गया? पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन सीरीज की बात करते हैं। प्रोग्रेशन सीरीज जिसमें तुम्हारा एपी, जीपी, एचपी ये सब आता है। ठीक है, एचपी मेंस के सिलेबस में है नहीं, तो इस चैप्टर को भी आप कर लें, आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें काउंट करवाता हूं, देखो एक एवरेज बच्चा भी कैसे नंबर स्कोर कर सकता है। ये इजी पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको वो अच्छे से कर ले, यहां से 4 क्वेश्चन उसके आ जाएंगे। वेक्टर 3D इजी पोर्शन है। ठीक है, ये भी इजी पोर्शन है, यूजुअली जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 यहां से आ गया, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन। कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन इजी पोर्शन है, एरिया अंडर कर्व इजी पोर्शन है, 2 क्वेश्चन यहां से हो गए। एलसीडी भी उतना टफ नहीं है, बट चलो इसको अगर टफ लगता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत इजी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है। तो इतना भी कोई बच्चा कर लिया, तब भी उसका 12-13 क्वेश्चन बन जाएगा एक्चुअल एग्जाम में। तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की है, जो चाहता है कि सर मुझे मिनिमम आप बता दीजिए जिससे मेरा काम हो जाए, तो वो मिनिमम मैंने बता दिया तुम्हें। पूरा कोऑर्डिनेट कर लो, पूरा वेक्टर 3D कर लो। ठीक है, यहां से एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। अगर एलसीडी कर पाओ तो अच्छी बात है। यहां से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, इतना भी कर लोगे ना, तो एक डिसेंट नंबर तुम्हारा आ जाएगा। 50% के राउंड तुम पेपर सॉल्व कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेटेज, उनको डेफिनेट भी करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी करना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे नंबर लाना थोड़ा सा टफ होता है। कई बार पेपर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, बट इसमें फिर भी अगर आप कंपाउंड एंगल जो चैप्टर है उसका, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी बुलाते हो, उसको अगर आप कर लेते हो, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। और उतना टफ नहीं आता, मतलब साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, 2 साइन ए साइन बी, ये सब सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड आता है। और वैसे भी ये चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कैलकुलस कैसे करोगे, ये तो मैनिपुलेशन वाला चैप्टर है।
ठीक है। अब बात आती है कि सर वो सब ठीक है, आपने वेटेज समझा दिया, अब हम रिवीजन करें कैसे, मतलब हमें क्या सॉल्व करना चाहिए। तो मैं अब उस पे आ रहा हूँ, व्हाट टू सॉल्व, है ना। तो हम इसकी बात करेंगे, व्हाट टू सॉल्व। सबसे पहला, आपका जो भी क्लासरूम मॉड्यूल है या पैकेज है, क्लासरूम पैकेज आपको जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, उन्होंने कुछ ना कुछ आपको मटेरियल दिया होगा, उसको आप फिर से बना जाइए पूरा। ठीक है, ये जितना भी टॉपिक्स मैंने बताया, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको पूरा बना जाइए। ठीक है, आप उसको पूरा बना जाइए। मतलब अब पूरा बोलोगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, देखो टाइम का तो ऐसा है ना कि 2.5 महीने हैं अभी जेई मेंस में, रफली फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पूरा मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो तुमने पहली बार बनाया था, वहां पे जो तुम्हें अच्छे लगे थे, वो सब क्वेश्चंस बनाना होता है। पूरा मतलब पूरा नहीं। फिर ऑफ कोर्स आपके नोट्स जो आपके गुरुजी ने पढ़ाए होंगे क्लास में, आपके गुरुजी ने जो पढ़ाया होगा, वो नोट्स, उसकी तो आपको पूजा करनी होती है। नोट्स तो आपके लिए समझो कि अ, उसको तो नोट्स का सारा लाइन आपको पता होना चाहिए, डिट्टो रटा हुआ होना चाहिए। सर ने जो मेथड समझाया था, वो मेथड आपको सारा अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जेईई मेंस 2021, 22, 23 में जितने भी पेपर्स आए हैं, उन सबको कर जाओ। दे आर ह्यूज इन नंबर। ये 3 साल बस लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में 3 साल में ही मुझे मिला के लग रहा है कि बहुत सारे पेपर्स आए होंगे, 60-70 पेपर्स आए होंगे। तो उसमें से तुम जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे, तुम्हारे पास एक कोई भी सोर्स से वो सारा रिसेंट ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो सब देखो और उसको करो सॉल्व। एक बार मॉड्यूल बनाओ, नोट्स पढ़ो, उसके बाद यहाँ पर जाके देखो कि यहाँ से तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर तुमसे यहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं तो वेल, बहुत अच्छी बात है, गुड इनफ, है ना। उसमें फिर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा कि सर एक्स्ट्रा में क्या करें, तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना होता है। एक्स्ट्रा में तुम यही कर सकते हो कि रिपीट करो, मॉड्यूल करो, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करो, नोट्स इसी को रिपीट मोड में करो। और सर टेस्ट कितना होना चाहिए, तो टेस्ट की जहां तक बात है, तो वीक में 1 से 2 टेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, टेस्ट विदाउट प्रिपरेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम। पता पड़ा कि हमारे इंस्टीट्यूट में कैलकुलस आ रहा है ना, और कैलकुलस तो हमारा कुछ रिवीजन ही नहीं है, हम हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं, हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो वैसे टेस्ट को देकर के कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि तुम उसको अच्छे से पहले तैयार करो चैप्टर को, और जब भी मान लो दो चीज आए, मतलब दो चीज सेलेक्ट करना है कि सर या तो हम टेस्ट दे सकते हैं या तो हम रिवीजन कर सकते हैं, और तुम स्ट्रांगली फील कर रहे हो कि नहीं मेरा रिवीजन नहीं है बिल्कुल भी, तो आई वुड से कि वैसे सिचुएशन में तुम रिवीजन पे फोकस करो। ठीक है, अभी एटलीस्ट दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर तक में तुम्हारा पूरा रिवीजन ढंग से हो जाना चाहिए हर चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद जो जितना भी टाइम बचेगा, उसमें तुम टेस्ट वगैरह फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर भी आई वुड सजेस्ट कि एक टेस्ट तो वीक में तुम्हें देना ही चाहिए। ऐसा मत करो कि वीक में 3-4 टेस्ट देने लगे, डेली ही एक पेपर दे रहे हैं, उससे मेरे हिसाब से फायदा नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन पे फोकस करो। और इसके अलावा तुम लोग का जो भी क्वेरी रहेगा, डाउट रहेगा, जो भी मन में सवाल है, वो तुम लोग वीडियो के कमेंट में करके पूछ सकते हो। इसके बाद मैं फिर से वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, तुम लोग को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर उस टाइप का वीडियो तुम लोगों को चाहिए, तो तुम लोग कमेंट करके बताओ। और जो भी तुम्हारा क्वेरी है ना, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम पोस्ट करके पूछ सकते हो, तो मैं सबका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिला कि रिवीजन कैसे करना है, और कुछ भी तुम्हारा सजेशन रहेगा तो वो नीचे बताओ। ठीक है, चलो, थैंक यू।